of people. यही कृत्य वो कर बैठता है जिसके कारण आज समाज में विकृति उत्पन्न हो गई। तो अगर कोई याचना में तो वहाँ पर उस रात को वो लड़की क्या कर रही थी? हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई हरकत कर सकता है। बेटा बेटी सबने मिलकर इस तरीके के सेक्स करें। मीडिया से सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। जब प्रचार वो करते थे तब तो मीडिया आपको सारा प्रणाम, मैं हूं नीरज। धर्म संसद के 10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। सूरत रेप केस में आरोपी नारायण साईं ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जी हां, नारायण ने न सिर्फ पीड़िता से रेप की बात कबूल की है बल्कि उसने ये भी माना है कि वो जमुना के बेटे का पिता भी है। सूरत पुलिस कमिश्नर के मुताबिक नारायण ने जमुना के अलावा 8 और महिलाओं से संबंधों की बात मानी है। जाहिर तौर पर सूरत पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या कोर्ट में पुलिस नारायण का गुनाह साबित कर पाएगी? धर्म संसद में आज हम इसी मामले पर बातचीत करेंगे। सूरत पुलिस की कस्टडी में नारायण साईं ने यह कबूल किया है कि उस पर लगा रेप का आरोप सही है, यानी रेप की बात नारायण ने कबूल कर ली है। रिमांड पीरियड के दरमियान उनसे काफ़ी घनिष्ठ पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं। जो मेन एलिगेशन रेप का है, मोर और लेस ही हैज एक्सेप्टेड इट। और जो दूसरा एक मोक्ष के बारे में था कि किसका लड़का है, उसके बारे में भी ही हैज एडमिटेड दैट उनका खुद का लड़का है। सूरत पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नारायण ने यह भी कबूल कर लिया है कि वो जमुना के बेटे का पिता है। नारायण साईं ने 8 और लड़कियों से शारीरिक संबंधों की बात भी कबूल की है। मैं करीब 8 और रिलेशनशिप्स कबूल किए हैं, जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी होगा। करीब उनके रिमांड पीरियड के दरमियान हमने 7 मोबाइल एक्स्ट्रा रिकवर किए हैं और 3 पेन ड्राइव हैं और 1 फ्लॉपी डिस्क है, जिसका भी इन्वेस्टिगेशन हम आगे करेंगे। नारायण साईं के कबूलनामे के बाद सूरत पुलिस ने राहत की सांस ली है। रेप के आरोपी नारायण का कबूलनामा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस समय सूरत से कीर्तेश पटेल। या तो इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूरत पुलिस का दावा है कि नारायण साईं ने जो उस पर आरोप लगा था कि उसने एक लड़की के साथ रेप किया है, वो गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही उसने ये भी स्वीकार किया है कि उसके 8 और लड़कियों के साथ भी अवैध ताल्लुकात रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस इस पूरे बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है, तो क्या आज का जो बयान है ये पुलिस के हाथ लगा एक बहुत बड़ा सबूत है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं एक ऐसा पक्ष जो कि इस पूरे मामले में शुरू से नारायण साईं की जो भूमिका है उसे संदिग्ध मानता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है टीना शर्मा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही उनके मौजूद है आचार्य राम मिलन शुक्ला जी, जो कि धर्माचार्य हैं। वो भी लगातार इस पूरे मामले पर आसाराम और नारायण साईं की भूमिका को लेकर काफी उन्हें असंतोष रहा है। इसके अलावा इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष त्रिपाठी जी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आसाराम के समर्थक भी हैं, जिन्हें अब भी उम्मीद है कि ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं नारायण साईं और आसाराम के पक्ष में होगा और उनके खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं या जिन सबूतों का दावा किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। और हमारे साथ मौजूद है आसाराम का पक्ष रखने के लिए 3 खास मेहमान। अंशु मोंगिया जी, जो कि लगातार हमारे साथ इस पूरी चर्चा में इससे पहले भी बने रहे हैं। इसके अलावा तन्मय हमारे साथ हैं, जो कि आसाराम के समर्थक हैं। और इसके अलावा हमारे साथ दुर्गेश पांडे जी भी हैं, जो कि आसाराम के ही समर्थक हैं। तो पहले दुर्गेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि आसाराम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने ये भी माना है कि जमुना से जो बेटा है वो उसी का है। साथ ही उसने ये भी कबूल किया है कि उसके 8 और लड़कियों से अवैध संबंध रहे हैं। ये देखते हुए कि इस पूरे बयान की पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही है, अब आप क्या करें? जैसे अभी आपसे एक भूल हुई, आपने कहा कि आसाराम ने कबूल किया, जबकि बात है नारायण साईं ने कबूल नारायण किया। साईं, ये है ना, ये ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं। ये जो पुलिस वाले भी हैं, इनको अपना पक्ष मजबूत करने के लिए इन्होंने नारायण साईं जब आए नहीं उससे पहले इस चीज को दिखाना शुरू कर दिया कि जमुना का बेटा नारायण साईं का है। मैं कह रहा हूं, जब जमुना सामने गई नहीं कहने कि मेरा नारायण साईं के साथ अवैध संबंध है, ना नारायण साईं ने कहा, ना बात आई। आज पुलिस अपने मन से कहानी बना ले,
लेकिन ये कहानियों का जब तक कोर्ट में जाके साबित नहीं होता। इसीलिए पांडे जी मैंने यहाँ पर जिक्र किया, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं इसी तरह का अंदेशा कुछ पुलिस को भी था कि नारायण साईं ने अगर अपना गुनाह कबूल किया तो बाद में पलट भी सकता है, इसीलिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग सही करा रही है। हम तो ये कह रहे हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग इन्होंने कराई है, कोई ये पहली बात हमारे सामने कोई पहली बार बात नहीं आ रही है। अरे ये तो नारायण साईं का तो बहुत बाद में केस ले आए हैं, उससे पहले तो उन्होंने पहले बापू जी को घेर लिया और फिर केस वो भी लिया कि वो लड़की कह रही कि आज से 12 साल पहले मेरे साथ नारायण साईं ने इस तरीके का आरोप किया। मैं कह रहा हूं कि वो तो बात छोड़िए, अभी यही 2013 में जब मंदिर के उद्घाटन में नारायण साईं गए, यही लड़की अपने पति के साथ दर्शन करने गई। अगर आप संबंध होने की बात कह रहे हैं तो ठीक है, गुरु शिष्य का संबंध है। नारायण साईं कह रहे हैं मैं उस लड़की को पहचानता हूं क्योंकि वो दर्शन करने आती थी, आश्रम में सेवा में आती थी। दुर्गेश जी, ये कोई अपने आप में तर्क नहीं हुआ कि अगर लड़की अपने पिता के साथ वहां दर्शन करने आई है तो अपने पति के साथ आई है। मैं हमारे साथ संतोष जी मौजूद हैं। संतोष जी, कानूनी लिहाज से अगर मैं पूछूं, ये देखते हुए कि वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है इस पूरे बयान की और उन्होंने गुनाह कबूल भी किया, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, ना ही उन्होंने इससे पहले कोई शिकायत की कि पुलिस मेरे ऊपर दबाव डाल रही है। देखिए, अगर पूरे मामले को आप देखिए तो पीड़िता का एक जो बयान है, उसके बाद इनका एब्सकॉन्ड होना, फिर इनका पकड़े जाना बड़े ही मशक्कत के बाद से, और फिर पुलिस के सामने फेस टू फेस इन दोनों को बैठ के आमने सामने करके पुलिस ने इंट्रोगेट किया और उस इंट्रोगेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। उस इंट्रोगेशन की वजह से ये इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे इनके साथ संबंध है या इस बच्चे का मैं पिता हूं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही गंभीर है और इससे मुकर पाना नारायण स्वामी के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन जैसा कि प्रोसिक्यूशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन सारी बातों को वो कोर्ट में प्रूव करे। चूंकि प्रोसिक्यूशन पहले सिर्फ इंट्रोगेशन के लेवल पे थी, लेकिन अब चूंकि जैसे ही इनका बयान सामने आया है, अब उससे मिलते जुलते सारे सच खुद ब खुद वो पुलिस के हाथ लगते चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास एक्चुअल स्टोरी है, सीन ऑफ अकरेंस है, विक्टिम है और बयान है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण खुलासा आज की इस पूरी पूछताछ में हुआ, जिसका दावा पुलिस ने किया है, मोगिया जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां तक नारायण साईं ने कहा कि जो भी उसने संबंध बनाए उस महिला के साथ, वो अपनी पत्नी की रजामंदी से बनाए। उसने ये भी कहा कि दुर्गा के साथ भी उसने जो संबंध बनाए वो अपनी पत्नी की रजामंदी से बनाए। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि जैसे ही नारायण साईं ने ये बात की, उसकी पत्नी ने उसको काउंटर कर दिया और कहा कि नहीं, मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। मतलब बीवी के सामने उसका झूठ उसका पर्दाफाश हो गया। नीरज जी, अभी ये बातें तो जो बोली जा रही हैं, ये पुलिस की तरफ से बोली जा रही हैं कि ये हुआ। तो पुलिस ने तो पहले भी बहुत कुछ बोला। ऐसे ही आज जैसे राकेश अस्थाना जी, एक आईपीएस ऑफिसर, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये बातें बोल रहा है, ऐसे ही एक आईपीएस ऑफिसर जोधपुर केस के अंदर में भी बहुत कुछ बोला। उसने बोला कि शिवा की एक सीडी आ गई है सामने, फिर वीडियो क्लिप आई है सामने। यहाँ पर तो ये सब चीजें नहीं है, अभी ये सब चीजें हैं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो दिखा दें क्या है। नहीं, वो तो अदालत को दिखाएंगे ना। और एक आदमी जो इस समय पुलिस की कस्टडी के अंदर में आएगा, जो पुलिस के पास हैगा, अपना कोई उसके साथ में नहीं है, पुलिस तो उसको कुछ भी करके धमकाकर भी कुछ भी करवा के कर सकती है ये, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, पुलिस भी अंडर प्रेशर काम कर रही है सारा। टीना जी, मैं आपके पास रहना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि जो भी लोग ऑर्डर में आया ना पुलिस के अगेंस्ट में ऑर्डर, बिल्कुल भैया जी, टीना जी, आपको नहीं लगता कि जो भी लोग आसाराम या नारायण साईं का पक्ष लेते हैं, एक दलील बड़ी अजीब सी लगती है कि जब कोई लड़की आरोप लगाती है तो उस लड़की की जो भूमिका, उसकी इंटेग्रिटी, उस पर शक करते हैं। मीडिया कुछ कहता है तो कहते हैं मीडिया बहाने बना रहा है। पुलिस भी अगर कह रही है कि कबूलनामा है तो ये पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हैं। इसका मतलब क्या, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, पूरी दुनिया साजिश कर रही है बाप बेटे के खिलाफ? नहीं तो ये पुलिस का पहले भी तो आ चुका है 100 बार। मैं आऊंगा आपके ऊपर, उंगली क्यों उठा रहा हूं, मैं आपको कारण बता देता हूं। रीजन ये है कि बापू के केस के अंदर जोधपुर में भी जो भी यहाँ पर हमारी तरफ से खड़ा हो रहा है बापू के लिए कि केस लड़ने के लिए, पुलिस उसे कहीं ना कहीं टारगेट करके जानबूझ के उठा रही है। आज भी वहां पर गुजरात जो है जोधपुर में 2 अरेस्टिंग की गई जोधपुर पुलिस की तरफ से। जो आदमी बापू के लिए आगे कोर्ट में खड़ा होना चाह रहा है, जो आदमी अगर फेवर के लिए आपने तर्क दिया कि बिल्कुल गलत बयानी है आपकी। किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई है कि पुलिस हमें परेशान कर रही है या हमारे वकीलों को परेशान कर रही है, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, ये बात गलत है। एक सेकंड वकील साहब, एक कंप्लेंट तो एक सेकंड वकील साहब करा लीजिए, एक कंप्लेंट तो मैंने पहले कर रखी हुई है इसी संबंध में 15 मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी अनुरोध किया था, आपने अपना पक्ष रखा, आपने कहा कि पुलिस डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। संतोष जी ने एक दलील दी कि अगर ऐसी कोई बात है तो शिकायत क्यों नहीं की? कंप्लेंट हमने कर रखी है, कंप्लेंट किया, मैं कंप्लेनेंट हूँ। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप नहीं, आसाराम जी की तरफ से किया गया है नहीं, उनसे जो मिसबिहेव और ये चीजें हुई हैं वो हमारे साथ की गई है। आपके साथ नहीं, वकील के साथ हम लोग गए नहीं, वकील के साथ आपने कहा वकीलों को धमकाया जा रहा है। हम लोगों के साथ आपने कहा वकीलों को गाली गलौज हम लोग नहीं कर सकते हम। आपने कहा वकीलों के साथ किया गया। कहानियां बनाने के चैनल पे आके आपके पास सिर्फ कहानियां बनाने का काम है। रिटन कंप्लेंट है, आपने कहा वकीलों को धमकाया जा रहा है। मैंने कर रखा है। आपने कहा वकीलों, मीडिया का वकील साहब, मीडिया का सबूत है। मैं कह रहा हूँ कि शैलेश जो मेरठ की लड़की का भी आरोप लगाया गया था। नहीं, जो पुलिस में आपने जमा कराया है, अरे पुलिस का कागज चाहिए, पुलिस का कागज चाहिए, अधिकारी का नाम बोलो कि नहीं। दुर्गेश जी, यहाँ पर हमारी जो की बात करें तब भी आप नहीं मानोगे। दुर्गेश जी, टीना जी, दुर्गेश जी, आज की जो हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है वो ये है कि इतने दिनों तक नारायण साईं फरार थे। पुलिस ने 1 हफ्ता 8 दिन की उनकी रिमांड ली और उसी रिमांड में नारायण साईं ने अपना गुनाह कबूल किया है कि हाँ, मेरे 8 लड़कियों से संबंध रहे हैं। अब अगर हम हर चीज को, जो भी स्टेप कानून की तरफ से उठाया जाए, उस पर सवाल खड़े करें और ये कहें कि नहीं, नारायण साईं ही मासूम है, आसाराम ही निर्दोष है और बाकी सभी लोग साजिश कर रहे हैं, तो उसका मोटिव क्या होगा? टीना जी, देखिए, मोटिव ये हुआ कि आपको ये कहते हैं न्याय तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तक मिलता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा ये यही बात बोलते रहेंगे। पर उसके साथ साथ हमें ये समझने की जरूरत है, जहां इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आता है। संतोष जी और मैं एक ही बात बोल रहे हैं कि जो भी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, वहां पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप जो डीएनए टेस्ट अगर रिपोर्ट कल को आएगा, आप उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहेंगे कि वो जो जमुना का बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। पहली बात, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रहे हैं, भगोड़ा साबित एब्सकॉन्डर हैं, वो भी आप नहीं मानते। उनके पर्चे वो भी आप नहीं मानते। आप मुझे बोलने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करिए, प्लीज बोलने दीजिए। वो भगोड़ा है, वो भी आप नहीं मानते। 5 लाख रुपए उनपे इनाम लगाया गया, वो भी आप नहीं मानते। आसाराम को 2 बार बेल नहीं मिली, हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गई, वो भी आप नहीं मानते। नारायण साईं की इंटरिम रिलीफ उनको नहीं मिला हाईकोर्ट से, लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई, वो भी आप नहीं मानते। तो आप क्या मानते हैं? और इसके अलावा मैं गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट, जो गुजरात हाईकोर्ट ने जजमेंट किया कि ये जो किया गया था इसमें वो गलत था। मोंगे, जिसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं, यही नारायण साईं थे, हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, यही नारायण साईं थे जो लगातार एक क्लेम करते रहे थे कि वो तो शादीशुदा ही नहीं है। लेकिन बाद में जब मीडिया के सामने तस्वीरें आई कि 1995 में उन्होंने जानकी के साथ शादी की थी, तो उनके खुद के जो दावे थे उसकी पोल खुल गई। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो दावे कर रहे हैं, जो कहानियां बता रहे हैं, नहीं, उनकी तरफ से हुई थी, उनकी तरफ से लाखों भक्तों को पता है, ये नहीं कि मीडिया को उनकी तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा है आई थी कि वो शादीशुदा नहीं है। बहुत सारी स्टेटमेंट मीडिया में आ रही है। और हम कह रहे जो आप कह रहे हैं ना, पुलिस की जांच शंकराचार्य जी के लिए थी कि उनको फांसी तक हो जाएगी, सारे मीडिया ने दिखाया। आज बेकसूर छूट गए। कहां गई पुलिस ने तो साबित कर दिया था। पुलिस ने तो कई सारे संतों को 8-8 साल बंद करके रखा। राममिलन जी, मैं आपकी चर्चा में लाना चाहूंगा। पुलिस बताइए ना राममिलन जी, यहाँ जो लगातार एक दलील दी जाती रही है, कंप्लेंट दी है जंतर मंतर पे जो लड़की बैठी हुई है जिसका रेप हुआ है, एसएसपी चंडीगढ़ ने किया, आज तक उस एसएसपी के अगेंस्ट पुलिस ने एफआईआर नहीं काट पा रही। हम यहाँ पर 0 एफआईआर दिल्ली पुलिस किया। पहले तो चैनल पे आके झूठ बोलते हैं, उसके बाद के साथ है। आपने बोला कंप्लेंट ये देखिए, कंप्लेंट की कॉपी भी है जो कलेक्टर तक की रिसीविंग है जोधपुर के। लेकिन वकील के ऊपर तो नहीं है ना, हमारे पास हर चीज है। वकील के साथ हम भी तो जाएंगे, वकील के साथ अगर हम खड़े हो रहे हैं वहां पर चीजें लेके, सबूत लेके, बाबू झूठ नहीं है। आपने कंप्लेंट कही, मैंने कंप्लेंट की कॉपी दिखाई है और कुछ नहीं करते। मैंने कंप्लेंट की कॉपी दिखाई है, जो सबूत है कलेक्टर साहब की। आपको चैनल क्यों बिठाते हैं? राममिलन जी, मैं आपको यह चर्चा में लाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि नारायण साईं आसाराम दोषी हैं या निर्दोष हैं, या अदालत की कार्रवाई के बाद साबित होगा। लेकिन अब तक का जो उनका रवैया रहा है, बिहेवियर रहा है, भले वो शुरू में आरोप लगे, पुलिस ने सम्मन जारी किया, ना आसाराम हाजिर हुए और नारायण साईं तो इस हद तक चले गए कि पुलिस को भगोड़ा घोषित करना पड़ा। इस बीच उनके लगातार तमाम समर्थक कहते रहे वो निर्दोष है, लेकिन अब आज ये खबर आ रही कि उन्होंने पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया। आखिर सवाल यह कि हम कब तक डिनायल मोड में रहेंगे? आसाराम के समर्थक कब तक तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते रहेंगे कि अगर गुनाह कबूल भी किया तो पुलिस के दबाव में किया होगा? क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं निवेदन कर दूं अपने सभी सहयोगियों से जो इस पर चर्चा में शामिल हुए हैं, कृपया वो दूसरे के बीच में न बोलें और शालीनता से सुने और शालीनता से अपनी बात कहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, गांव में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, त्रिपाठी जी जानते होंगे
कहते जिसकी बात का ठिकाना नहीं उसके बाप का ठिकाना। लोकोक्ति है, लोकोक्ति है, उसको सभी व्यक्ति मानते हैं। मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। हाँ, अब दूसरी बात ये आती है, वो आपकी लोकोक्ति है महाराज। हमने आपसे क्या नहीं कही, नहीं, मैंने क्या कह रहा मानते हूँ, हैं, मैंने क्या कह रहा हूँ, आप बोलेंगे नहीं। आप मानते हैं, मैंने सारी आपको क्या दुनिया था, मानती है उसको। आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं बोला, ये लोग बोले, इनका विषय है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलता हूँ। विचार रखिए, को मत लाइए ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग प्लान करके आप आ बात रहे हैं, तो जो भी सुनिए, बोल रहे हैं, आप उसके बीच में बोलते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप नेताओं पे भी उंगली उठा रहे हो, हर एक पे उठा रहे हो। जी, बात सवाल तो ये है कि बदलती अगर बातें। आपको किसी की बात से असहमति है, जब आपकी बारी आएगी तब आप अपने तरह से उसका खंडन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस तरह से असहमत हैं। लेकिन वो कह रहे हैं तो नहीं कह रही है। राम मिलन जी, मैं एक बात कह दूं कि हमारे सहयोगियों में से कुछ को यही पता नहीं कि डिबेट का नियम क्या होता है, बिल्कुल, वाद क्या होता है, विवाद क्या होता है, वितंडा क्या होता है और कुतर्क क्या होता है। जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी अगस्त से लेकर और अब तक चल रहा है पिता पुत्र को निमित्त बना करके, उसमें एक बात तो निश्चित है कि जो व्यक्ति निरपराध होता है वो अपने निरपराधी होने का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता। सतामी संदेह पदेश वस्तुत प्रमाण मन तक करना पड़ता है। मैं शास्त्र की बात बोलता हूं, मैं इधर उधर की फर्जी बातों में विश्वास नहीं रखता। रही बात आसाराम के पुत्र ने क्या किया, उस बेटी जानकी के साथ क्या हुआ, फलाने के साथ क्या, मैं एक बात कहता हूं, भारतीय धर्मशास्त्र पति को भी ये आदेश नहीं देता, स्वीकृति नहीं देता कि वो अपराकृत साधनों का प्रयोग करके अपनी पत्नी के साथ भी संबंध बनाए। और जहां तक पत्नी की सहमति का जो ढाल डाला जा रहा है, कवच डाला जा रहा है, ये उनके अपने अपराध बोध के ऊपर असफल प्रयास है। हालांकि पत्नी ने इस चीज को डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरी तरफ से दबाव बनाया गया उस बच्चे को गोद लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये भी कहा नारायण साईं ने, क्योंकि मेरी पत्नी से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, लिहाजा उसकी जो गोद थी वो भरने के लिए मैंने संबंध बनाया और उसमें पत्नी की सहमति थी। हालांकि पत्नी ने बाद में कहा कि नहीं, मेरी ऐसी कोई सहमति नहीं थी। इस पूरी चर्चा को हम जारी रखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर पहले ये बताइए, शादी हुई बाद में यही कृत्य वो कर बैठता है जिसके कारण आज समाज में विकृति उत्पन्न होती है। तो अगर कोई आख्या है तो वहाँ पर उस रात को वो लड़की क्या कर रही थी? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई हरकत कर सकता है। बेटा बेटी सबने मिलकर इस तरीके के सेक्स करें। मीडिया से सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। क्या प्रचार वो करते थे, तब तो मीडिया आपको चला रहा होगा। Playing with the minds of people. यही कृत्य वो कर बैठता है जिसके कारण आज समाज में विकृति उत्पन्न होती है। तो अगर कोई आख्या है तो वहाँ पर उस रात को वो लड़की क्या कर रही थी? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई हरकत कर सकता है। बेटा बेटी सबने मिलकर इस तरीके के सेक्स करें। मीडिया से सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। क्या प्रचार वो करते थे, तब तो मीडिया आपको चला रहा होगा। ये आप देख रहे हैं धर्म संसद अध्याय 10 और हम बात कर रहे हैं कि नारायण साईं ने आज पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि हाँ, उसने सूरत में जिस लड़की का जिक्र किया गया है उसके साथ उसने रेप किया था। लेकिन आपको बता दें कि नारायण साईं ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि उस लड़की से प्यार करता था और साथ उसने ये भी कहा है कि 8 और लड़कियों से उसने जो नाजायज संबंध बनाए हैं उन तमाम लड़कियों से प्यार करता था और इसकी जानकारी उसकी पत्नी को भी थी। हालांकि सूरत पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि पत्नी ने वहीं पर नारायण साईं की इस बात का खंडन कर दिया। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब बात का खंडन हो गया, नारायण साईं का कबूलनामा हो गया, पुलिस इस पूरे बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है, तो कानूनी तौर पर क्या कुछ विकल्प बचते हैं? संतोष जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, इस तरह का कबूलनामा खुद पुलिस के हाथ में कितना बड़ा सबूत है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि इस तरह के जो बयान रिकॉर्ड होते हैं, अगर वो पुलिस के सामने दिए जाते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो बाद में आरोपी मुकर जाते हैं अदालत में जाके कि नहीं, मेरे ऊपर दबाव में ये बयान लिया गया था। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप में इस पूरी चीज को कितना पुख्ता करती है? देखिए, 2 तरीके से इस चीज को समझना होगा। पहली तो जब पुलिस के सामने कोई बयान होता है तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें जो एक्यूज्ड होता है वो अपने मॉडस ऑपरेंडी को दबाव में या अदरवाइज एक्सप्लेन करता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका कोरोबोरेशन होता है, पुलिस उन सारे सबूतों को जुटाती है। तो ये कह देना कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया और हमने गलत बोला, ये कोई बहुत महत्व का विषय नहीं रह जाता है। हाँ, ये जरूर कह सकता है वो कोर्ट के सामने जाकर अपने बचने के लिए कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया। लेकिन जहां इस तरह की वीडियोग्राफी हो रही है, जहां पूरी देश की निगाहें हैं, मुझे नहीं लगता है पुलिस किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग इस्तेमाल करेगी इस तरह के मामले में। और जहां तक उसकी पत्नी का संबंध है,
पहले भी मीडिया में ये बातें आ चुकी हैं कि उनकी पत्नी की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं, फिर जमुना का आरोप लगाना और फिर उनका ये कहना कि हाँ हमारे संबंध तो हैं लेकिन पत्नी की कंसेंट से है, तो कहीं ना कहीं ये अपने बचने की कवायद कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि खुद पत्नी की तरफ से भी आरोप लग चुके हैं और पत्नी भी इस स्टेटमेंट का डिनायल कर रही है। तो इससे बचने का कोई रास्ता इनके पास नहीं है। अगर पुलिस ने साइंटिफिक सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, डीएनए टेस्टिंग के लिए अगर वो अपनी सहमति देते हैं और वो करबोरेट हो जाता है, फिर इनका बचना मुश्किल है। बिल्कुल। और आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, तन्मय को इसमें चर्चा में लाना चाहूंगा। तन्मय, बहुत बड़ी बात इसमें यह भी दिखती है इस पूरे मामले में कि हो सकता है दूसरा पक्ष जो आरोप लगाता है आपको लगता है कि साजिशन ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि नारायण साईं की पत्नी उनके खिलाफ स्टेटमेंट देती है, जब हम देखते हैं कि उनके जो पूर्व पीए रह चुके हैं महेंद्र चावला, जिन्होंने मोनिका नाम की एक लड़की का जिक्र किया था, वो उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, और उसके अलावा कई और लोग जो पुराने सेवादार रह चुके हैं जिनमें अजय भी शामिल थे, वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर उसके पीछे आप लोगों को मकसद भी तो लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि हमारे लोग हमारे खिलाफ क्यों गए। तन्मय, आपको आपका जवाब मैं दो बातों से देता हूँ। पहला, आप कहते हैं आरोप लगाया जैसे महेंद्र चावला। अजय, आपने एक बात नोटिस करी, आप मीडिया सब शो दिखा रहा है, सब एपिसोड बना के दिखा रहा है, आरोप लगाने वाले गिन चुन के 4-5, और वो गिन चुन के 4-5 वो लोग हैं जिनको आश्रम से भगाया गया गद्दारी करने पे। आप ये बताओ, अगर कोई चोर चोरी करता है, भगाने का कोई सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? वो सबूत सब कोर्ट में है, वो सब कोर्ट में आ रहा है। आप टेंशन मत लीजिए। सुनिए, सब लोगों की नहीं टीना जी, है, मैंने आपको देखिए नहीं बोला। नहीं, एक सेकंड। तन्मय जी, सूरत में जो दो लड़कियों ने रेप का आरोप लगाया, क्या उनके साथ भी इस तरह की कोई दिक्कत थी? क्या उन लड़कियों पर भी कोई चोरी का या गद्दारी का आरोप लगा था जो उन्होंने आरोप लगा दिया? तन्मय, बड़ी बहन जिसने गुरुजी पे आरोप लगाया, छोटी बहन जिसने साईं जी पे आरोप लगाया। बड़ी बहन पहले आश्रम में रहती थी, वो बोलती है कि मैं देखती थी ऐसे घिनौने काम होते थे आश्रम में। उसके बाद उनकी छोटी बहन आती है। एक बात बताओ, छोटी बहन आती है, बड़ी बहन को जब ये पता था तो छोटी बहन को क्यों उसने मजबूर किया आश्रम में आने में? क्यों रहने दिया? मजबूर नहीं, या सवाल लाने का तन्मय बोल रहा है, बोलने दीजिए, हम बीच में नहीं। बिल्कुल नहीं, तन्मय आप ही की बात पर सवाल ये है कि अगर बड़ी बहन के साथ कुछ गलत हुआ, उसके बाद उसका क्या नैतिक आचरण रहना चाहिए, ये आपकी समझ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर छोटी बहन के साथ कुछ गलत हुआ था तो वो गलती इसलिए नारायण साईं और आसाराम की माफ हो गई क्योंकि बड़ी बहन ने ख्याल नहीं रखा या उसको संभल के उसने व्यवहार नहीं किया जैसा करना चाहिए था। ये तो कोई अपने आप में दलील नहीं हुई। तन्मय का कहना ये है कि तन्मय बड़ी बहन के साथ अगर ऐसा हुआ तो बेटी को बाद में रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोका तो उसके बाद इसका मतलब नारायण साईं के पास लाइसेंस है कुछ गलत करने का। बड़ी के कुछ हुआ ही नहीं था। अगर उसके साथ कुछ हुआ होता है ऐसा कि अगर रेप हुआ होता है, अपने परिवार के दूसरे सदस्य को खराब नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैंने जितना सुना है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है अगर किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है, किसी के साथ क्राइम होता है, अगर वो विदिन 24 लेकिन संतोष, यहाँ पर एक दलील अक्सर दी जाती है, ये दलील तेजपाल के केस में भी दी गई थी कि घटना के इतने दिन बाद कंप्लेन क्यों की गई। मेरा सवाल इससे जुड़ा ये है कि अगर पीड़िता को यह लगता है किसी भी केस में कि जो आरोपी है वो रसूखदार है, जैसा कि नारायण साईं और आसाराम के केस में हुआ। इंदौर में एक महिला ने बहुत सालों बाद शिकायत की और उस महिला की भी दलील ये थी कि मुझे ये लगता था पहले कि अगर मैं शिकायत करूंगी तो शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी। अगर पीड़िता को बाद में लगता है 8-10 सालों बाद या 4 या 6 महीनों बाद भी कि मुझे शिकायत करनी चाहिए, तो क्या उसके बाद उसकी दलील या उसकी शिकायत मायने नहीं रख जाती? देखिए, इसमें दो बात है। जो पहली बात तन्मय कह रहे हैं कि उनको सबको निकाला जा चुका है, वो सेवादार जो है विश्वसनीय नहीं रहे। सवाल ये नहीं है कि वो विश्वसनीय है या नहीं है, वो एक अलग विषय वस्तु है। अगर उनका आरोप है तो उस आरोप के बाहर आपको जाना है, उस आरोप को आपको गलत साबित करना है। तो ये कह देना कि उनके ऊपर आरोप है इसलिए जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है, ये बात सिरे से खारिज करने वाली है कोर्ट के सामने। मैं कोर्ट के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूं। दूसरी बात कि इतने दिन बाद आरोप क्यों लगा, आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में जो महिलाएं जाती हैं उनके साथ उससे भी घिनौना बर्ताव होता है जिसका वो कंप्लेंट करने जाती हैं। तो एक दहशत की माहौल रहती है, खासकर रसूखदार लोगों के खिलाफ। गांव के जो बहुत ही रसूखदार हैं, शहर के हैं, पुलिस वाले हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, धर्मगुरु हैं, ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं
कि उस आदमी की जान को निरंतर खतरा रहता है। आपको बीच में रोक रहा हूँ, इस बात का इससे बड़ा कि कानून हमें पूरी लिबर्टी देता है कि आप 20 साल बाद भी आके बिल्कुल यही आरोप लगाइए, लेकिन महेंद्र चावला का त्रिवेदी जांच आयोग, कमिश्नर त्रिवेदी जांच आयोग के सामने मान चुका है कि मैंने झूठ आरोप लगाया था, वो अपनी गलती मान चुका है। और 2008 में वो आदमी, उसी आदमी को दोबारा बुला लोगे? पहले उसने 40 साल में अगर 4 आदमी निकाल दिए गए, वो 4 आदमी आप 8 साल से लेके घूम रहे हो। मैंने तो ये दुर्गे जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस हमने महेंद्र चावला का जिक्र किया, महेंद्र ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मोनिका नाम की एक लड़की जो कि दिल्ली में रहती है, वो लड़कियां सप्लाई करती थी नारायण साईं को। बाद में उसी मोनिका नाम की लड़की का जिक्र गंगा ने किया। गंगा पर तो ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उन्होंने गद्दारी की, और उसी मोनिका नाम की लड़की का जिक्र बाद में पुलिस की तरफ से किया गया। अजय कुमार उन पुलिस वालों का नाम है, उन्होंने कहा उसी मोनिका नाम की लड़की का जिक्र किया गया। तो एक ही लड़की का जिक्र अगर 3 अलग अलग लोग कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो साजिश के तहत कर सकती हूँ। जिस लड़की का जो 16 साल की बच्ची का आसाराम जी के साथ जो एपिसोड हुआ है, वो बच्ची इनका बहुत सालों से जो है, उन्होंने पैसा भी दिया, कुछ कुटिया भी बनाई जो मेरी जानकारी में, और बहुत सालों से इनका फॉलोअर रहा है पूरा परिवार, बहुत अच्छा परिवार है। तो वो उसने भी ऐसा कुछ किया, उसका भी खुलासा कर दीजिए। अगली डिबेट में आप उसका खुलासा यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। यहाँ मोंगे जी यहाँ आपके पास आएंगे, एक ब्रेक का वक्त है, यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी मुझे लगती है। बिल्कुल यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हाँ तो जवाब दे दूंगा ना, बहन सही पूछ रही है, जवाब दे। यही कृत्य वो कर बैठता है जिसके कारण आज समाज में विकृति उत्पन्न हो गई। तो अगर कोई आशा है तो वहाँ पर उस रात को वो लड़की क्या कर रही थी? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई हरकत कर सकता है। बेटा बेटी सबने मिलकर सर्टिफिकेट, मीडिया से सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। क्या प्रचार वो करते थे? के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म संसद और हम बात कर रहे हैं नारायण साईं के उस इकबालिया बयान की, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि हाँ जमुना से उनका एक बेटा है। साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि उनके 8 और लड़कियों से अवैध संबंध थे। उन्होंने ये भी पुलिस के सामने कहा कि इस सब की जानकारी उनकी पत्नी जानकी को भी थी। इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले टीना जी कुछ बात कर रही थी कि किस तरह से 16 साल की एक लड़की के पिता को पैसे देने की बात की गई। टीना जी देखिए 16 साल की जो बच्ची थी जिसका पॉक्सो के अंडर आसाराम पे पहला आरोप लगा था, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसके पिता ने तो इनको कुछ जो हमने सुना था कि कुछ दान राशि भी दी थी, ऐसी इनके कुटिया बनाई थी, और बहुत लंबे समय से पूरा परिवार इनके भक्त थे और बहुत अच्छा परिवार है, वो बहुत संपन्न परिवार है। तो उनका भी अगर कुछ है तो आप बता दीजिए, क्योंकि उस लड़की का भी कैरेक्टर असैसिनेशन मैंने चैनल्स पे सुना है, और 16 साल की बच्ची का आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसको जस्टिफाई ठहराया जा सकता है। और कल को आप कहें कि उसके माता पिता भी किसी के कहने में और सरकार के कहने में आ रहे हैं, पुलिस के कहने में आ रहे हैं, तो उसको भी मुझे लगता है कि आपको खोल देना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं, फिर आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। पहले तौर पर अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे, फिर बात वहीं खत्म होनी चाहिए। उसके बाद लगातार आसाराम के वकीलों की तरफ से अदालत में साबित करने की कोशिश क्यों की जाती रही कि वो लड़की नाबालिग नहीं बालिग है? अगर रेप हुआ ही नहीं तो फिर इस बात को लेकर इतनी परेशानी क्यों थी? पहली बात में ये है कि आज जो रेप का नियम बदल गया है, जैसे वकील साहब और पीछे आए तो बताए थे कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम है उसके साथ छेड़छाड़ भी होता है तो उसको भी रेप की बात कहते हैं। बिल्कुल। जहां तक ये बात है कि आप अगर मेडिकल रिपोर्ट देख ले, FIR देख ले, लड़की के पिता का बयान देख ले, पुलिस कमिश्नर का बयान देख ले, एक बात उन्होंने कही कि फिजिकली रेप जो शब्द आज तक इस्तेमाल किया जाता है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लड़की के पिताजी का कहना था, लड़की के मां का कहना था कि 1.5 घंटे तक लड़की कमरे में थी, उसके ऊपर हाथ घुमाया गया, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। आप रेप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा जहां तक हमारी बात है, यहाँ पे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल आपने रेप की बात नहीं दुर्गेश जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई लड़की आरोप लगाए कि आपने मेरे साथ रेप किया है, तो अगर वो निर्दोष है तो उसकी पहली और आखिरी दलील यही होगी कि मैं निर्दोष हूं, ना कि उसकी पूरी दलील कानून में ये होगी, अदालत में ये होगी, साबित करने पर तुल जाएगा। जैसा कि आसाराम के मैनिपुलेट करते हैं वो क्योंकि एडवोकेट अगर एडवोकेट करेगा, आप एडवोकेट के लिए उसको ये क्योंकि वो 18 से कम में है पॉस्को, आप कानून को गलत नहीं, कानून गलत नहीं कर कानून को हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन वकील साहब की बात बता रहा हूँ, जो एडवोकेट वहां पर एडवाइस करते रहे, उन्होंने करा एक सेकंड दूसरा वो नहीं है। आज तक हमने केवल जब तक किया है और आज भी जंतर मंतर जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ ही कर रहे हैं, उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं।
तो अगर ऊपर है तो वो पॉस्को के लिए चाहिए था उसको। अब एक चीज और जो आपने एक बात बताई कि लड़की के बारे में, एक बात आपको और एक अच्छी बात हम बता दें कि आज तक बापूजी ने, जहां तक बात है कि लड़की के वकील ने भी बात आके चैनल पे कहा था कि बापू ने उसके वकील से बोला कि उसको पीड़िता ना कहा जाए, क्योंकि सच्चाई यह है कि उस लड़की के साथ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर उस लड़के की आरोप की बात करो, सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक मिनट दोषी मेरी भी सुन लीजिए। एंटी रेप लॉस हैं 2013 के नए कानून हैं, आपको ये समझना पड़ेगा 2013 के निर्भया के केस के बाद बने हैं, जो वर्मा कमेटी अगर आप पीछा भी करेंगे, जेएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे बने हैं, उसमें अगर आप पीछा भी करेंगे 14 सेकंड लड़की को देखेंगे भी, घूरेंगे भी, तो वो भी रेप की तरह माना जाएगा। रेप की तरह कैसे माना जाएगा? माइनर बच्चों के लिए, माइनर बच्चों के लिए, और उसमें जो है वो 5 से 7 साल की सजा है, और 1 से ज्यादा माइनर के साथ अगर आप करते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो बच्ची आपके साथ कमरे में भी रही, अकेली भी रही, और इसमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि बच्ची के कभी बयान, बच्ची की जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो कोर्ट में नहीं होती है, बच्ची से काउंटर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, सवाल नहीं किया जाता है, और अगर वो गलत साबित हो जाए कि बच्ची ने झूठ बोला है तो बच्ची को कोई सजा भी नहीं होगी। तो कानून इतने कड़े हैं, कानून इतने कड़े हैं, अब आप उस कानून के दायरे में आप आ गए, आप कानून के दायरे में आ गए तो आप एक्यूज बन जाते हैं, आप दोषी बन जाते हैं। एक सवाल बोला था, वो बात बोली थी कि उन्होंने दान भी दिया, और वो यही बच्ची के पिताजी ने एक एफिडेविट फाइल किया है कि मैं 48,000 रुपया साल कमाता हूं। मैं वकील साहब से एक चीज खाली पूछूंगा कि अगर एक एफिडेविट जो नोटराइज किया हुआ एफिडेविट और कोर्ट में कहीं फाइल किया जाता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं भी फाइल किया जाता है, और अगर वो झूठा है जैसे, तो उसका क्या है? अभी जैसे राजपाल के ऊपर हुआ, राजपाल आप पहले वाला और चीजें नहीं है, ये मत कहो आप दान देता था। इसका इस पूरी चर्चा से कहीं कोई सरोकार नहीं है कि उसके पिता नहीं, लेकिन मेरा सवाल बहन का सवाल सही था नहीं। दुर्गेश जी, हमारी जो चर्चा हुई थी और आज जो चर्चा आगे बढ़ रही है वो इसी बात पे बढ़ रही है कि जोधपुर में अगर कोई नाबालिग लड़की आरोप लगाती है तो आप कहते हैं उसकी कोई और मंशा हो सकती है, सूरत में 2 बहनें आरोप लगाती हैं तो आप कहते हैं इतने वक्त बाद क्यों आरोप लगाया, इंदौर में एक लड़की बाद में आती है कहती है कि नारायण साईं ने अपने किसी दोस्त के साथ मेरी शादी करवा दी, आप उसकी नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। राकेश अस्थाना आगे आकर कहते हैं कि नारायण साईं ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो आप कहते हैं कि पुलिस तो पूरे मामले को तोड़ मरोड़ रही है। सवाल यह है कि जो भी आदमी आरोप लगाता है खुद उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और कल को जुडिशरी इसमें जजमेंट देगा तो आप कहेंगे जुडिशरी करप्ट है। और दूसरी बात, पूरे मामले में आप मीडिया पर दोष डालते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मीडिया के प्रति जो दुर्व्यवहार आप लोगों ने वक्त वक्त पर किया, भले वो भोपाल एयरपोर्ट पर मारपीट करना हो, जोधपुर में मारपीट करना हो, करते ना तो आप नहीं बोलते आज 4 करोड़ दुर्गेश जी, ये बात भोपाल मैं माफी रहना चाहूंगा। और एक चीज और, 4 करोड़ लोग होते तो इस देश में दंगे भड़क गए होते अब तक। 4 करोड़ लोग होते बहन, आप 4 करोड़ लोग होते तो इस देश में बापू ने मना किया, इसीलिए आपने करिए। और आज सारे लोग दंगा भड़काते हैं। मेरा सवाल आपसे है, इनका कहना है कि बापू ने कहा कि धैर्य रखिए, अगर धैर्य रखने की बात थी, उसके बावजूद भोपाल में जब बापू थे तो वहां पर मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी हुई, सभी ने देखा। एक सेकंड, पहली बात ये। दूसरी बात, जोधपुर में पत्रकारों के साथ पिटाई हुई, सबने देखा, ये दूसरी चीज। कैमरे तोड़े गए, और खुद बापू ने फरवरी महीने में अपने एक भक्त के ऊपर लात मारी थी, और ये तस्वीरें सभी ने देखी थी। आप भक्त को लात मारी थी वो आपका विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी मीडिया सॉरी दुर्गेश जी, ह्यूमन राइट लात नहीं मार सकते किसी को, भक्त की आप अथॉरिटी में किसी को लेकर लात नहीं मार सकते। वो चीज अगर आप मीडिया की बात पे आइए, आप कह रहे हैं मीडिया की बात, मैं आपको आप देखो जो प्रश्नों का जवाब नहीं देते, बात को घुमा देते हैं, नहीं चलेगा। झूठ दिखा रहे हैं, आपने उस पर कभी नहीं सवाल खड़ा किया। मेरा सवाल आपसे क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रहे? झूठ मीडिया दिखा रहा है, आप नहीं सवाल खड़ा कर रहे। झूठ दिखा रहे हैं, आप कोर्ट जाइए, डिफेमेशन का केस कोर्ट में जाइए। पांडे जी जिस दिन नारायण साईं को अरेस्ट किया, क्राइम ब्रांच रोहिणी लाई, रात को इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का कोई बयान नहीं आया, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर का किसी कुछ बयान नहीं आया। रात को कहते हैं हमने गाड़ी की तलाशी ली, जिस गाड़ी में थे उसमें उनके कपड़े, स्टोव, ये ड्राई फ्रूट्स ये मिले। सुबह तक उनको कोर्ट से जब वहां से ले गए रोहिणी मेडिकल के लिए, उसके बाद एक चैनल, वो मीडिया वाला, मीडिया की बात बता रहा हूं, मीडिया बताता है उनकी गाड़ी में 131 सिम पाई गई,
वाइग्रा पाया गया। एक बात बताइए, और यहाँ पे भी बोला गया लास्ट टाइम, सुनिए तो, नहीं इस चैनल पे बोला गया, मेरे पास इस चैनल पे ये भी बोला गया कि 131 है वो सिम घटके हो गई है 21। ये कोई नहीं, ये कोई पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं बोल रहा, पुलिस का क्राइम ब्रांच का कुछ नहीं कह रहा, ये खाली मीडिया। मैं टीना जी ने एक बात, एक आशु भाई जी ने बात बोली थी जो मैं कवर नहीं, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जो ये लड़की है जो शाहजहांपुर की, जिसने आरोप लगाया है, उसके पिताजी जो आप बोल रहे हैं कि कुछ धनराशि दी थी, टीना जी ने कहा जो आश्रम बनाने के लिए जमीन दी थी। आपकी एक नॉलेज थोड़ी और बढ़ा दूं कि वो जो जमीन दी थी जिसपे आश्रम बना है, ठीक ये जैसे अजय, आपके जितने भी आरोप लगाने वाले आए हैं जो, इन्होंने इनमें से एक बंदा आया था शिवनाथ नाम का, सुनिए पूरी बात बोलने दिए। वो कहता है बापू इतने दुष्कर्म करते थे, एक मतलब जिन्होंने आरोप लगाता है, उसके बाद वो कहता है मैं 8 साल से इस आश्रम में रह रहा हूं और 8 साल से मैं देखता रहा हूं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि वो आश्रम को बने हुए 4 साल भी नहीं हुए। वो आदमी जिस लड़की ने आरोप लगाया है, उसके पिताजी के घर पे नौकर का काम करता था, उसको सैलरी मिलती थी। आप ये बताइए, अब अमृत प्रजापति अपने आप में कहते हैं एमडी लगाता है, नाम लगा दे, उसके पास एमडी की डिग्री नहीं है, कैसे लगाता है एमडी की? कोर्ट में जाते हैं, यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? आप कहते हैं शिवा सरकारी गवाह बनने वाला है, बापू जी एक सेकंड, मैं यूं आपको नहीं बोलने दे सकता। एक सेकंड तन्मय, यहाँ पर आप लोगों के साथ या यूं कहें इस बचाव के साथ तकलीफ ये है कि आप सुविधा के हिसाब से लोगों के बयान उठाते हैं, सुविधा के हिसाब से जानकारियां उठाते हैं, और जो जानकारी कमजोर लगती है फिर आप उसको पीछा शुरू करते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मीडिया अगर पक्ष में लोग बुला रहे हैं तो विपक्ष में भी लोग बुला रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे इसीलिए बैठे हैं कि मीडिया आपको इन्वाइट कर रहा है। मीडिया दोनों मैक्सिमम टाइम मीडिया पे जा रहे हैं, तो आप मीडिया को कैसे? मीरा जी आपका काम है दोनों पक्ष दिखाना। आप एक मतलब एक तरफ आप बोलते हैं कि नारायण साईं जी की जो है भारतीय बहन और उनकी जो वाइफ है, टीना जी तन्मय इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर